2024 वो दिन जब देश नई सरकार के गठन को लेकर उत्साहित था। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों लोकसभा चुनाव के नतीजों को अपने अपने हिसाब से डिकोड करने में लगे हुए थे। तब देश की राजधानी दिल्ली से करीब 5 घंटे की दूरी पर स्थित नगीना में एक नए युग की शुरुआत हो रही थी। ऐसा युग जो पारंपरिक राजनीतिक दलों के भविष्य के लिए चुनौती भी है और दलित आंदोलन के लिए एक नई शुरुआत। बहुजन सुखाय बहुजन हिताय हिंदू धर्म के 5 बुनियादी सिद्धांतों में से एक ऋग्वेद की ये लाइनें जब राजनीति की रणभूमि में पहुंचती हैं तो एक ऐसा वोट बैंक में बदल जाती हैं जिसे अपने साथ किए बगैर किसी भी राजनीतिक दल का भला हो ही नहीं सकता। इसीलिए राजनीति के धुरंधरों के बीच अक्सर दलित वोटर्स को अपने सपोर्टर बनाए रखने की जंग चलती रहती है। नमस्कार, मैं हूं अदिति नागर। आज के पॉलिटिकल कॉरिडोर में हम इसी मायाजाल को डिकोड करेंगे और साथ में यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्या दलित आंदोलन से वो हासिल हो सका जिसकी उम्मीद थी। और सवाल यह भी है कि क्या काशीराम के बहुजन अपने लिए एक नया नायक ढूंढने में लग पड़े। और इस सवाल का जवाब सिर्फ चुनावी राजनीति से नहीं मिलेगा, लेकिन दलित आंदोलन के पन्नों को पलटना पड़ेगा और राजनीति के गलियारों से गुजरे बिना इस सवाल का जवाब नहीं मिल सकता। और वो भी तब जब देश में हाल ही में लोकसभा चुनाव होके चुके हैं और आने वाले दिनों में हरियाणा और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, जहां पे दलित वोटर्स का इंपैक्ट सत्ता के बाहर और सत्ता के अंदर कर सकता है। और ऐसे में मौजूदा लोकसभा चुनाव के नतीजों को अगर देखें तो दलित वोटर्स का शिफ्ट साफ समझ में आ रहा है। लोकसभा की 543 सीटों में से 84 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है और इस बार इनमें से, या आंकड़ों को ध्यान से समझिएगा, इससे आपको वो शिफ्ट नजर आएगा। इस बार इनमें से बीजेपी को 30 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि 2019 में बीजेपी ने 45 सीटों पर कामयाबी हासिल की थी। अब कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को 2024 में 20 एससी आरक्षित सीटों पर जीत मिली, जबकि 5 साल पहले यानी 2019 में कांग्रेस केवल 6 सीटें जो रिजर्व थी एससी की, उस पर जीत हासिल कर पाई। जबकि कांग्रेस के सहयोगियों को इस बार 33 ऐसी सीटों पर जीत मिली है, जिस शिफ्ट का हम जिक्र कर रहे थे। लोकसभा चुनाव के ये आंकड़े सिर्फ दलित वोटर्स के मन को टटोलने के लिए काफी नहीं, दलितों के हाथ में सत्ता की चाबी थमाने के लिए बनी बहुजन समाज पार्टी इस लोकसभा चुनाव 2024 में शून्य पर सिमट गई। कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी बीएसपी ने इस चुनाव में 488 प्रत्याशी मैदान में उतारे थे और इनमें से एक भी प्रत्याशी दूसरे नंबर पर भी अपनी पोजीशन दर्ज नहीं करा पाए। और इसीलिए वहीं कई नए चेहरों ने अब दलित वोटर्स के लिए उम्मीद की नई किरण वो बनना शुरू हो चुके हैं। यही वजह है। उन्हीं में से एक है चंद्रशेखर आजाद। कुछ साल पहले भीम आर्मी बनकर चर्चाओं में आई। चंद्रशेखर आजाद चर्चाओं में आए, जो इस बार सांसद बन चुके हैं। चंद्रशेखर ने उत्तर प्रदेश की नगीना सीट से बीजेपी उम्मीदवार ओम कुमार को 1.5 लाख वोटों से ज्यादा वोटों से हरा दिया है। चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी, काशीराम अगर समझें तो उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अपनी पार्टी से ही उन्होंने चुनाव जीता और यहां चंद्रशेखर के खिलाफ समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने भी अपने उम्मीदवार उतारे थे नगीना। लेकिन वोटर ने सबको नकार कर चंद्रशेखर को नगीना के नए नगीना बनाकर उभार दिया। और इस लिहाज से
दूसरा नाम, अगर हम बात कर रहे हैं दलित नेताओं की, आज के जमाने में जब दलित वोटर्स कहीं ना कहीं विकल्प ढूंढ रहे हैं, तो वो विकल्प कौन हो सकते हैं? तो पहले हमने चर्चा की थी चंद्रशेखर आजाद की, और अब हम बात कर रहे हैं राजस्थान से युवा महिला चेहरा। दूसरा नाम संजना जाटव, जो इस बार चुनाव जीतकर आई हैं। 10 दलित सांसद आए हैं, जिसमें से एक है संजना जाटव। राजस्थान में सबसे कम उम्र की उम्मीदवार थी। फिर आती हैं शांभवी चौधरी। शांभवी चौधरी इस बार चुने गए सबसे युवा सांसदों में से एक हैं। उनकी उम्र महज 25 साल है। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित बिहार की समस्तीपुर लोकसभा सीट से वो सांसद बनकर संसद पहुंची। फिर आते हैं अवधेश प्रसाद। इनका नाम आपने जरूर सुना होगा। 2024 के बाद से अब तक लगातार अगर राजनीति या संसद के अंदर की किसी भी चर्चाओं का जिक्र होता है तो अवधेश प्रसाद का नाम जरूर आता है। ये नाम अपने आप में इसलिए भी अहम है क्योंकि अवधेश प्रसाद फैजाबाद लोकसभा सीट से जीते हैं। अयोध्या भी जिक्र करते हैं कि अयोध्या सीट से वो जीते हैं, और इतिहास में उन चंद गिने चुने लोगों में से अपना नाम दर्ज कराया गया है जो दलित समुदाय से होकर भी बिना किसी रिजर्व सीट से जीतकर संसद में पहुंचे हैं। लेकिन एक और बात है जो इनको चर्चाओं में रखती है, और वो बात है कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव उनको बीच में रखते हैं। अवधेश कुमार हमेशा एक ट्रॉफी की तरह राहुल गांधी और अखिलेश यादव के पास बैठते हैं बीच में, और फ्रंट सीट पे संसद में बैठते हैं, जैसा मैंने कहा एक ट्रॉफी की तरह। और बार बार ये याद दिलाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अयोध्या में चुनाव हारी है, और वो चेहरा है अवधेश कुमार। हालांकि इसके अलावा कुमारी शैलजा का भी नाम है, चरणजीत सिंह चन्नी, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, ऐसे कुछ नाम और हैं जो दलित सांसद बनकर चुनकर आए हैं 2024 में। लेकिन सबसे बड़ी जीत चंद्रशेखर आजाद की हुई है, क्योंकि वो ऐसे इकलौते उम्मीदवार हैं जिन्होंने बीएसपी, एसपी और बीजेपी की मौजूदगी वाले चतुष्कोणीय मुकाबले में जीत दर्ज की, और इसीलिए उनकी जीत को लेकर चर्चाएं ज्यादा हैं। और ये सवाल भी तेज है कि क्या दलित वोटर्स अपने लिए एक नया विकल्प ढूंढ रहे हैं? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना चाहिए। वैसे तो दलित आंदोलन का इतिहास बहुत पुराना है, लेकिन आजाद भारत में इसकी सबसे प्रमुख और बड़ी आवाज बनकर उभरे संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, जिनकी चर्चा आज भी संसद भवन के बाहर राजनीतिक मुद्दों पर होती रहती है। हालांकि 1952 के आम चुनाव में अंबेडकर जीत नहीं पाए थे। उन्होंने शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन पार्टी बनाई और उसी के सिंबल पर चुनाव भी लड़े, लेकिन नेहरू करिश्मा के आगे वो जीत नहीं सके। 1952 के चुनाव से लेकर 60, 70 और करीब 80 के दशक तक भी दलित वोटर कांग्रेस के साथ ही जुड़ा रहा, लेकिन उसके बाद कहानी बदलने लगी। बिहार में लालू प्रसाद यादव, रामविलास पासवान सरीखे नेताओं का उत्थान शुरू हुआ, तो वहीं उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव जैसे नेताओं की पकड़ मजबूत होने लगी। लेकिन दलित समुदाय के लिए गेम चेंजर बने काशीराम। 1984 में काशीराम ने बहुजन समाज पार्टी का गठन किया और चुनाव चिन्ह बना हाथी। हालांकि शुरुआत में पार्टी के उम्मीदवार चिड़िया के निशान पर चुनाव मैदान में उतरे थे, लेकिन कामयाबी नहीं मिल सकी और पार्टी के गठन के करीब 5 साल बाद मायावती पहली बार 1989 में हाथी चुनाव चिन्ह लेकर बिजनौर में खड़ी हुई और जीतकर सांसद भी बनी। और इसके बाद से ही नीला झंडा और हाथी बीएसपी की पहचान बनकर उभर गई। हालांकि इस नीले रंग और हाथी चुनाव चिन्ह के पीछे की कहानी भी उतनी ही दिलचस्प है। बीएसपी मुख्य रूप से बहुजन समाज का प्रतिनिधित्व करती थी। काशीराम जाति प्रथा के निचले तबके के लोगों को बहुजन कहा करते थे। उनकी आबादी बाकी जातियों से ज्यादा थी। काशीराम मानते थे कि बहुजन समाज एक हाथी की तरह है, विशालकाय और बेहद मजबूत। तो वहीं नीला झंडा, आसमान का प्रतीक, जो सबको समान भाव से देखता है। वैसे हाथी चुनाव चिन्ह का बाबा साहेब और बौद्ध धर्म से भी गहरा नाता है। बाबा साहेब की पार्टी ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन का चुनाव चिन्ह भी हाथी ही था।
लेकिन 1956 में ही B.R. अम्बेडकर ने महासंघ को बर्खास्त कर दिया था। काशीराम को उनकी राजनीति का उत्तराधिकारी माना जाता था। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना के बाद काशीराम की सभाओं में एक नारा खूब गूंजता था, बाबा तेरा मिशन अधूरा, काशीराम करेंगे पूरा। अंबेडकर की पार्टी का चुनाव चिन्ह चुनना उनकी प्रथा को कायम रखने का प्रतीक था। हाथी का बौद्ध धर्म से भी खास रिश्ता था। बौद्ध ग्रंथों में हाथी अक्सर बुद्ध का प्रतिनिधित्व करते थे और इसीलिए ये दलित आंदोलन की भी पहचान बन गया। बीएसपी के वजूद में आने के बाद से ही कम से कम उत्तर प्रदेश में तो मायावती और बीएसपी दलित वोट बैंक के सबसे प्रबल दावेदार माने जाते थे। साल दर साल बीएसपी मजबूत हुई और मायावती मुख्यमंत्री पे मुख्यमंत्री बनती रही, कभी किसी पार्टी के समर्थन से और फिर बाद में अकेली बीएसपी के दम से। लेकिन दलित वोटर्स के लिए शायद इतना काफी नहीं था। नतीजा ये हुआ कि मायावती अपना जादू खोने लगी और दलित वोटर्स को यूपी में भी समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी की ओर देखना पड़ा। 2014 के आम चुनाव से लेकर 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव तक दलित वोटर्स कमोबेश बीजेपी के साथ जुड़े रहे, लेकिन 2024 के चुनाव के नतीजों में यह समीकरण टूटता दिखा। उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित 17 सीटों में से पासी उम्मीदवारों ने 7 और जाटवों ने 5 सीटें जीती। राज्य में अनुसूचित जातियों की आबादी में 16% पासी है, जो जाटव के बाद नंबर्स के मामले में दूसरा बड़ा स्थान अनुसूचित जाति समूह से। बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी के पारंपरिक वोट बैंक के रूप में देखे जाने वाले जाटवों ने इस बार आंशिक रूप से एसपी कांग्रेस गठबंधन को वोट दिया, जबकि बीएसपी को भी 9% वोट मिले। लेकिन नगीना में जाटवों ने चंद्रशेखर आजाद को एकमुश्त वोट किया और चंद्रशेखर 50% से ज्यादा वोट पाकर सांसद बन गए, जिसके बाद ये सवाल उठने लगे कि क्या चंद्रशेखर मायावती का विकल्प बनने जा रहे हैं। ये सवाल अपनी जगह इसलिए भी बड़ा है क्योंकि मायावती की सियासी साख चुनाव दर चुनाव कम होती नजर आ रही है, तो दूसरी ओर चंद्रशेखर अब यूपी के बाहर भी अपना वजूद बढ़ाने में जुट चुके हैं। आने वाले दिनों में हरियाणा में विधानसभा चुनाव है। हरियाणा में करीब 21% दलित वोटर्स हैं, जो लगभग 35 सीटों को सीधा इंपैक्ट करते हैं। 90 सीटों वाली विधानसभा में 35 सीटें उन दलित वोट बैंक से जुड़ी हुई हैं। हार जीत का फैसला दलित वोट बैंक करता है और फिर 17 सीटें रिजर्व हैं, यानी कि 35 प्लस 17 सीटों पर दलित वोटर्स का प्रभाव हुआ। जाहिर है इन 35 सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों की नजर है। अब लोकसभा चुनाव में दलित वोटर्स की नाराजगी की वजह से बीजेपी को 5 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा, तो अब विधानसभा चुनाव में पार्टी कोई कमी रखना नहीं चाहती। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने दलित समारोह का आयोजन भी किया, लेकिन हरियाणा में मायावती और चंद्रशेखर दोनों की पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी की गणित बिगाड़ने के लिए चुनावी रण में उतर चुके हैं। हरियाणा की सियासी रणभूमि में बीएसपी ने इनालो से गठबंधन कर लिया, तो वहीं चंद्रशेखर की आजाद समाज पार्टी जेजेपी से, जिसका मैं जिक्र कर रही थी, और शायद हरियाणा के चुनावी नतीजे ये तय करेंगे कि दलित वोट बैंक की विरासत का असली दावेदार कौन है। क्योंकि पिछले 2 दशकों से ज्यादा समय से दलित वोटर्स कभी किसी पार्टी तो कभी किसी पार्टी के साथ होते रहे, शायद अपनी पहचान और मंजिल की तलाश में। मायावती की सियासी माया कम होने के बाद उनके लिए यूपी में भी ये मजबूरी बन गई और अब हरियाणा में दलित वोटर्स पर सबकी नजर है। हरियाणा में जाट के बाद सबसे बड़ी आबादी दलित की है। कांग्रेस को लगता है कि जाट, दलित और मुस्लिम वोटर्स के साथ वो 50% से ज्यादा वोट पाकर कामयाब हो सकेगी। वहीं बीजेपी नायब सिंह सैनी को सीएम बनाकर अपना समीकरण साधने की कोशिश में है, तो वहीं मायावती और चंद्रशेखर दोनों काशीराम के इस बहुजन समाज के वोट पर अपनी अपनी दावेदारी करने में लगे हैं। पर
ओम प्रकाश वाल्मीकि ने ठाकुर का कुआं कविता में दलित समुदाय की जिस हालात को बयां किया था, शायद आज वही हालात दलित वोट बैंक की भी हो चुकी है। सरकार जनता की, जनता सर्वजन वाली, लेकिन उसी सर्वजन में काशीराम के बहुजन कहां? और ये बहुजन से सर्वजन बनने की ये लड़ाई दशकों से नहीं, सदियों से जारी है, और इसी इंतजार में कि कभी तो आएगी नई सुबह। आज पॉलिटिकल कॉरिडोर में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहिए भारत 24 पर। नमस्कार।